नमस्कार, उत्तराखंड की इन खास खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मनगर हरिद्वार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री शाम को गंगा आरती में भी शामिल हुए। अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने हरिद्वार को कई सौगातें भी दी। उन्होंने हर की पौड़ी के आरती वाले क्षेत्र का विकास करने के साथ साथ गंगा पुल पर साउंड शो और लाइटनिंग करने की भी बात कही। इसी के साथ उन्होंने 52 शक्तिपीठ के केंद्र कहे जाने वाली सती कुंड के विकास करने की भी घोषणा की। दोनों जगह ओम अलंकरणार्थे अक्षतां समर्पयामि। सबके पूरे प्रदेश की हमारी सुख समृद्धि हो और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत आज एक श्रेष्ठ भारत बन रहा है, सुशासन जिस प्रकार से स्थापित हो रहा है, एक कार्य व्यवहार संस्कृति वो लगातार निरंतरता से चलता रहे और सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें। उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, मां गंगा से प्रार्थना का पूरा विस्तार किया जाएगा और जो ये हर की पौड़ी का जो आरती वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र को भी जो है साउंड शो और इस प्रकार से और जितने भी पुल हैं उस पर जो है एक उत्तराखंड की शैली के अनुरूप यहाँ की फसाड बनाई जाएगी और गंगा कॉरिडोर बनाने की दिशा में हम काम कर ही रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। ये स्थान हमारा एक विकसित स्थान होना चाहिए, विकास का होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। सचिवालय में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वर्चुअल मोड के माध्यम से जुड़े और बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनाओं के तहत छूटे हुए गांवों को जोड़ने पर सहमति बनी और वहीं राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में छुट्टी या पद रिक्त होने पर डेली वेज पर शिक्षकों को रखने को मंजूरी देने सहित 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। सभी का आज की इस माननीय मंत्रिमंडल की प्रेस ब्रीफिंग में हार्दिक स्वागत है। आज माननीय मंत्रिमंडल में कुल 14 प्रकरणों पर चर्चा हुई है। माननीय मंत्रिमंडल की बैठक से पूर्व जो है 3 प्रस्तावों पे चर्चा की गई। एक तो सर्वप्रथम जो सिलक्यारा में जो घटना हुई थी उसमें सभी हमारे जितने कार्मिक फंसे थे सबको निकाल लिया गया बाहर और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व मिला है और जो पूरी सहायता केंद्र सरकार से मिली है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक धन्यवाद संदेश भेजने के बारे में निर्णय हुआ है। इसके अलावा तीनों राज्यों में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई उसके लिए भी बधाई संदेश देने के बारे में निर्णय हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेलों 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी उत्तराखंड को मिली है उसके लिए भी एक धन्यवाद संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजने के बारे में निर्णय हुआ है। अब इसके अतिरिक्त जो सबसे पहला जो हमारा मत था ये महिला और बाल सशक्तिकरण विभाग का था। इसमें नंदा देवी कन्याधन योजना हमारी कन्या अभियान जो है इसमें जो पूर्व में जो छूटे हुए 35,088 लाभार्थी हैं उनको जो 15,000 की दर से कुल 52 करोड़ की धनराशि प्रदान की जानी है उस पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति अपनी दी गई। ये पूर्व के वर्षों के हैं, ये 2009 से 2016-17 के बीच के। इसके अलावा दूसरा मत हमारा ये परिवहन विभाग का मत था। अब परिवहन विभाग में जैसा कि आपको विदित है कि अधिकांश कार्य जो हैं वो ऑनलाइन माध्यम से होते हैं और इनफैक्ट जो अब हम लोग ये जो हमारा ड्राइविंग टेस्ट होता है उसमें भी अब
ये भी हमारा ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से किया जाता है। तो इसमें चालक लाइसेंस प्राप्त करने, वाहन चालन परीक्षण आदि के लिए 100 रुपये का यूजर चार्जेस लिए जाने पर माननीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा जो एक इनकी नीति में व्यवस्था थी कि राष्ट्रीयकृत बैंक में जो यूजर चार्जेस थे वो जमा करने होते थे, अब उसको किसी अधिसूचित बैंक में भी किया जा सकता है। इसके बारे में आज निर्णित हुआ। जी जी। अब इसके अलावा मत संख्या 3 था, ये गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान गढ़वाल इकाई श्रीनगर को ये पट्टी 84 तहसील कीर्तिनगर है, यहाँ पे जमीन आवंटित की गई थी। इसको निःशुल्क देने पर आज माननीय मंत्रिमंडल का निर्णय हुआ। नागरिक उड्डयन विभाग का था। जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड्स की काफ़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है और कई बार ये स्थिति आती है कि हमारी सरकारी भूमि अवेलेबल नहीं हो पाती है जहाँ पे सूटेबल लोकेशंस में जहाँ पे हेलीपैड बनाने चाहिए। तो इस वजह से आज जो लोगों की निजी ज़मीनें हैं उनको कैसे हम लोग निजी लोगों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं इस बारे में, तो उसके बारे में भी एक नीति सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रस्तावित की गई, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें दो विकल्प हो सकते हैं, या तो निजी जो भूमि स्वामी है वो लीज पर अपनी जमीन यूकाडा को दे सकता है और उसको कुछ लीज रेंट उसको दिया जाएगा और उसको जो भी प्रॉफिट होता है उस हेलीपैड के माध्यम से उसमें भी कुछ उसमें प्रॉफिट शेयरिंग की जाएगी। इसके अलावा यदि दूसरा विकल्प यह है कि यदि कोई खुद ही से बनाना चाह रहा है तो उसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था इस नीति में की गई है। इसके अलावा 2 ये फॉर्मल मत थे, कार्मिक विभाग के मत थे। इसमें एक उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में कुछ परिवर्तन किया गया। इसमें सिविल न्यायाधीश, पहले जो नाम लिखा जाता है उसको सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का नाम परिवर्तन करते हुए सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी किए जाने का निर्णय। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी करते हुए 24 से 48 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र के अंदर जिलों में बारिश होने का अनुमान है। साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है। बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि आने वाले 1-2 दिनों तक कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के जिलों में बारिश होने की आकांक्षा है, जिसके चलते कि मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि मैदानी क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम फिलहाल साफ रहने की उम्मीद है। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आपकी 4 तारीख दिसंबर की है और ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा चल ही रहा है। ओवरऑल अभी तक अगर सीजन की बात करें आज की डेट तक, तो जो बारिश है उसमें 38% की कमी है, -38% पे चल रहा है। और इसी तरह तापमान का भी देखें तो इस समय अगर मैं बात करूं पिछले वीक से करीब जो है, तो जो तापमान है जो 27-28 में कम हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा जब धूप निकलनी शुरू हुई तो वो वापस बढ़ने शुरू हो गए थे और सामान्य से ऊपर ही वो आ गए करीब 2 से 3 डिग्री तक। खासकर मैदानी क्षेत्रों में तो वो वहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन पहाड़ों में देख रहे हैं तो वहाँ पे करीब सामान्य या उससे भी 1-2 डिग्री तक नीचे है सामान्य से। इसके साथ अब देखें, आज 4 तारीख आपकी है दिसंबर की, तो आज आप देख रहे हैं कुछ बादल छाए हुए हैं और थोड़ी बहुत अगर पास्ट 24 आवर्स की बात करें तो उसमें रेनफॉल एक्टिविटी कुमाऊं रीजन में हमको कुछ जगहों तक में बहुत हल्की जो बारिश की एक्टिविटी वो मिली है। आज अगर बात करें तो आज भी ये पूरे प्रदेश में जो है मैं कहूँगा जो है, अगर गढ़वाल रीजन की बात करें हिल्स की खासकर, तो वहाँ पे इक्का दुक्का जगहों में हल्की या बहुत हल्की जो बारिश है वो देखने को मिलेंगी इक्का दुक्का जगहों में। लेकिन अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो वहाँ थोड़ा जो है डिस्ट्रीब्यूशन में कहूँगा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो उसमें विशेषकर जैसे आपके अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, तो उनमें तो अनेक जगहों तक भी बहुत हल्की बारिश देखने को मिलेगी। और जो बाकी जनपद रहते हैं आपके कुमाऊं क्षेत्र के, तो उसमें भी आप देखेंगे कुछ जगहों तक में बहुत हल्की वर्षा वो दिखेगी। इसके साथ ही जो बर्फबारी है वो भी देखने को मिलेगी, लेकिन 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है वो चीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बर्फबारी भी अगर कहूँ, चाहे वो गढ़वाल क्षेत्र की बात कहिए या फिर कुमाऊं क्षेत्र की बात कहें, तो जो प्लेसेस हमारे 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के हैं तो वहाँ पे
बहुत हल्की से लेके हल्की जो है जो बर्फबारी वो भी आज रहेगी। कल को ये साफ हो जाएगा जो सिस्टम है, इसकी वजह से जो एक्टिविटी है। हाँ, छुटपुट आप कह सकते हैं जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में चमोली है या पिथौरागढ़ या बागेश्वर है, उसमें आइसोलेटेड एक्टिविटी हाई रिचेज में जो स्नोफॉल की वो कल भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन है। और आगे भी कोई फिर बहुत ज़्यादा एकदम जब आसमान साफ होगा तो तापमान जो है सामान्य से 1-8 डिग्री ऊपर ही रहने वाले हैं। परंतु जब 8-9 में आप जाते हैं तो जो उत्तर पश्चिमी हवा है वो थोड़ी स्ट्रेंथन हो रही है, तो उसकी वजह से आप देखेंगे जो तापमान है वो थोड़ा गिरेंगे और सामान्य या सामान्य से भी 1-8 डिग्री जो है नीचे जाने की उसकी बिल्कुल संभावना है। तो इस तरह की सिचुएशन है। और कल से अगर देखें तो जो मॉइस्चर थोड़ा बहुत मिल गया है उसकी वजह से कल रात से या परसों सुबह से अगर मैं बात करूं तो कोहरा भी कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र हमारे हैं उसमें थोड़ा बहुत कोहरे की भी जो चीज़ें। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है। वहीं 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। बता दें कि इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां शासन प्रशासन ने पूरी कर ली हैं और इसी के साथ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, जाम की स्थिति ना बने, इसको लेकर भी पुलिस ने प्लान तैयार किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट को देखते हुए अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों टीमों ने मिलकर अतिक्रमण अभियान चलाए ताकि जाम की स्थिति ना बने। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है इसमें प्रस्तावित है आने के, और इसमें जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, चूंकि हमारे IMA की परेड भी है और FRI में 8 तारीख को ये प्रोग्राम भी है और ये देश का विदेश के लेवल का बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें शासन लेवल से भी और पुलिस मुख्यालय लेवल से भी लगातार इसमें मॉनिटरिंग भी हो रही है। और इसमें जो व्यवस्थाएं जो प्रोटोकॉल के अनुसार, ब्लू बुक के अनुसार जो भी व्यवस्थाएं रहती हैं वो सारी की जा रही हैं। और अभी SP जी के साथ जो उनकी जो एडवांस टीम भी आएगी उसके साथ जो लाइसेंस में जो चीज़ें निकल के आएंगी, जो चीज़ें सुझाव दिए जाएंगे इस हेल्प में, उसको पूरा करके फिर सारी व्यवस्थाओं को किया जाएगा। नगर निगम की कार्यकारिणी का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जिलाधिकारी सोनिका ने नगर निगम के प्रशासक कार्यभार का ग्रहण कर लिया है, जिसके बाद की जिलाधिकारी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम देहरादून को 4 जोन में बांटते हुए प्रत्येक जोन के लिए जोनल अधिकारी नामित किए गए हैं और शहर में सफाई व्यवस्था के लिए सुपरविजन के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व रामजी शरण शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व को निर्देशित किया गया है कि नगर निगम, नगरपालिका, जिला पंचायत, वन विभाग और पूर्व आदेश के अंतर्गत वर्णित 19 क्षेत्रों के सेक्टर विभागीय अधिकारियों से समन्वय बनाए रखते हुए सफाई व्यवस्था के प्रति जिम्मेदारी होगी। हर तरीके से हमने सेक्टर जोनल भी लगा दिए हैं, जैसे हम हमेशा लगाते हैं। हमारे रूट्स डिफाइन है शहर में, और क्योंकि पूरे शहर में ही अब इन्वेस्टर्स आएंगे और रुकेंगे तो उसी हिसाब से फिर हमने तैयारियां भी की हैं। रूट वाइज, जोन वाइज हमने डिवाइड कर दिया और ऑफिसर्स लगा दिए और मॉनिटरिंग चल रही है। सीमांत खटीमा उपवन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले भगचूरी गांव में खेतों में गुलदार देखे जाने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बता दें कि खेत में अपने 2 बच्चों के साथ घूम रही मादा गुलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना के वन विभाग सतर्क हो गया है। विभाग की गश्ती टीमों के द्वारा संभावित क्षेत्रों में दिन रात गश्त की जा रही है और उपवन प्रभाग की प्रभागीय अधिकारी संचिता वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि भगचूरी ग्राम क्षेत्र में आबादी के पास एक मादा गुलदार अपने 2 बच्चों के साथ देखी जा रही है, जिस पर की निगरानी रखने के लिए विभाग के द्वारा टीमें लगाई गई। सुबह शाम की गश्त भी बढ़ा दी गई। वहीं गांव वालों को भी ये बताया जा रहा है कि वो लोग भी सावधानी बरते, जिससे कि समय रखते हुए मानव जीव संघर्ष से बचा जा सके। ये सूचना मिली थी और कि वहाँ पर भगचूरी गांव में एक गुलदार गाय वहाँ पर देखा जा रहा है, उसके साथ उसके 2 कब्स भी हैं। तो उसके लिए हमने अपने खटीमा रेंज के स्टाफ को वहाँ पर भेज रखा था और अभी हम ये देख रहे हैं कि उसका मूवमेंट क्या है।
ट्रैप कैमरा लगवाने हेतु भी हमने निर्देशित कर दिया है वहाँ पर, और दिखाई भी दे रहे हैं 2 बच्चों के साथ वो मादा जो गुलदार है वो वहाँ पर दिखाई दे रही है। और लगातार हमने तो टीमें बना दी हैं, रात्रि के लिए अलग टीम, दिन के सुबह और शाम के लिए अलग टीम। तो जो टीमें हैं वो नियमित रूप से वहाँ पर गश्त करेंगी और जो भी गुलदार का मूवमेंट है उस पर अपनी नज़र बनाए हुए रखेंगे। गाँव वालों को भी हमने एक मीटिंग करके वहाँ पर सजग कर दिया है कि आप लोग क्या करें और क्या ना करें इस स्थिति में। तो अभी तो हम लोग अभी गश्त पर टिके हुए हैं कि हम गश्त अपनी नियमित रूप से वहाँ पर रखें और किसी भी असावधानी से बचें। मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में दून पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ऋषिकेश पुलिस को भैरव मंदिर लक्ष्मण झूला रोड के पास से 2 व्यक्तियों को गांजे की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों के पास से कुल 4 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ और अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत रिक्शा और ई रिक्शा को सीज किया गया है। जो पूरे उत्तराखंड की बात, मैं देश की बात करूंगा कि एक नशा जो है एक चैलेंज के रूप में आया, जहां पर सोसाइटी के लिए बहुत ही घातक है। और चूंकि देहरादून एक एजुकेशनल हब है और यहाँ पूर्व में भी ऐसी बहुत सारी शिकायतें मिली जहां पर स्टूडेंट अन्यत्र कारणों से, अपने निजी कारणों से कहीं ना कहीं नशे की गर्त में चले जाते हैं। और अभी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अभी भी ऋषिकेश के एरिया में जहाँ पर शराब की शिकायतें रहती थी, वहाँ पर भी अब इस तरह के सूखे नशे जैसे गांजे चरस की शिकायतें मिली हैं, इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस तरह की जो नशे की आपूर्ति है, जो सरहदी हमारे जो जनपद हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उससे ऐसा लगता है कि वहाँ पर सप्लाई चेन ये डेवलप हुई है देहात के क्षेत्रों में। तो उस पर भी कार्रवाई के लिए हमारी जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है उसको निर्देश दिए गए हैं। मंगलौर कस्बे से संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता फंदा से झूलती हुई पाई गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मंगलौर कोतवाली निरीक्षक प्रदीप भिष्ट मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा कर मामले की तहकीकात शुरू की। वहीं विवाहिता के मायके वालों ने विवाहिता की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। बता दें कि विवाहिता की शादी 5 साल पहले हुई थी और घटना के समय मृतक विवाहिता का पति मौके से फरार हो गया। मंगलौर सीओ बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि विवाहिता का शव पंखे से लटका होने की सूचना पुलिस को मिली थी, लेकिन मौके पर जब पुलिस पहुंची तो विवाहिता का शव पलंग पर मिला। वहीं विवाहिता का पति मौके से फरार बताया जा रहा है। आज सूचना प्राप्त हुई है अभी करीब 1-1.5 घंटे पहले कि एक सुमैया उर्फ सोनिया पत्नी अरशद मलकपुरा मंगलौर की रहने वाली है। इसकी शादी जो है 5-5.5 साल पहले हुई थी अरशद से, तो इसने आत्महत्या कर ली है। इस संबंध में पुलिस फोर्स मौके पर गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी जांच में पाया जाएगा, उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल में एक मकान में भीषण आग लग गई। आग की इस घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम प्रमोद कुमार और तहसीलदार संजय पुलिस और फायर सर्विस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन रास्ता न मिलने के कारण फायर सर्विस की गाड़ियों को घटनास्थल पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मकान के आसपास रिहायशी क्षेत्र होने के कारण आग पर शीघ्र काबू पाने से फायर सर्विस की टीम को काफी चुनौतियां जो है वो सामने करनी पड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और इस दौरान मकान मालिक घर के सामान निकालते हुए गिर गई। इसके बाद उसे की अस्पताल में भर्ती कराया गया। में चूँकि आग यहाँ पर लकड़ी जला के आग ताप रहे थे, उससे आग फैल गई थी और उससे लगभग इनके 3 कमरे जल गए हैं। इसमें इनकी जो वाइफ है वो भी घबराहट में गिर गई थी, थोड़ा घायल हैं आंशिक तौर से, जिन्हें बीडी पांडे हॉस्पिटल भेजा गया है। फिलहाल अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, अभी आग लगभग कंट्रोल में आ चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है हम जल्दी इसको पूरा बचा लेंगे। पानी का जो बात हमारी बात हो गई, जल साहब ने तत्काल पानी खोल दिया था, लेकिन उस वक्त कई लोगों ने अपने घरों में पानी खोल दिया, इसलिए यहाँ पर पानी का जो फोर्स था उतना नहीं आ पा रहा था। तो अभी सब जगह मैसेज करवाने के बाद जो है सब जगह से मैंने मैसेज करवाया कि सब लोग बंद कर दें कम से कम, तो ये मैसेज करवाया। उसके बाद अब आप देख लेंगे पानी का फोर्स भी थोड़ा यहाँ पर तेज़ी से आ गया है। जहाँ तक हाइडेंट की बात है, देखो हाइडेंट के बारे में इसमें फायर डिपार्टमेंट से हम लोग रिपोर्ट ले लेंगे।
टिहरी के 82 क्षेत्र में एक ट्रक और बस की आमने सामने टक्कर हो गई और इस हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस एसडीआरएफ की टीम के साथ तत्काल घटना स्थल पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया। इस दौरान उक्त घटना में बस चालक बस में ही फंस गया, जिसे कि इस दौरान एसडीआरएफ टीम कड़ी मशक्कत के बाद सावधानी पूर्वक कटिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करते हुए बस चालक को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला और उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया। रुड़की में लोक निर्माण विभाग का मामला अब गर्माता जा रहा है, जहां एक और लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सोनू त्यागी ने ठेकेदारों द्वारा लोक निर्माण विभाग में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया और वहीं सिविल लाइंस कोतवाली में तहरीर भी दी है। सहायक अभियंता की तहरीर के बाद ठेकेदारों ने कोतवाली के बाहर प्रदर्शन किया और लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सोनू त्यागी के खिलाफ 8 करोड़ रुपए के टेंडर में घोटाले का आरोप लगाया। चोरी किए हुए हैं वो इन्होंने अपने आदमियों को, जो इनके चहेते ठेकेदार, एक के दो निविदा खोल दी गई उनकी, और बाकी हमारा अपलोड हो रखी 50, 60, 70, और जो टेंडर बक्से में आए हुए हैं वो भी लगभग किसी में 30 टेंडर है, किसी में 15 है, किसी में अलग अलग अन्य प्रकार के टेंडर सब आए हुए हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, बिल्कुल खुला भ्रष्टाचार दिख रहा है उसमें तो कहीं कोई साक्ष्य हमारे पास है। कुछ टेंडर्स में इन्होंने उसमें कंडीशन दी हुई थी कि जिनका खुद का साक्ष्य होना चाहिए कि इसका अपना खुद का प्लांट होना चाहिए, वो टेंडर लीज में खोल दिए। भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है इनका। टेंडर किस किस के नाम किए? बस ये तो वो जाने, हमें नहीं पता, वो सब अपलोड है, वो सब आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तोड़ फोड़ का मामला है, नाता का मामला है। ये तो सिर्फ 8 करोड़ रुपए के टेंडर थे, जो कि गुप्त मतलब 20-50 आदमियों के टेंडर पड़े हैं, भ्रष्टाचार का मामला है। और 50 आदमियों के टेंडर पड़े हैं, सिर्फ 2 आदमियों के टेंडर खोले गए हैं। और एक टेंडर तो ऐसा खोला गया है जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है रुद्रा कंस्ट्रक्शन का, जो कार्यालय में कार्य भी करता है, रुद्रा के नाम से टेंडर खोला गया है, जो बिल्कुल फर्जी है। रजिस्ट्रेशन अगस्त में खत्म हो चुका है उसका। कहना करोड़ों का लेन देन भाई, जब 8 करोड़ के कार्य खुले हैं, जिसमें मौजूदा फाइल उठा के देखो 10 टेंडर, मतलब 10-15 टेंडर से कम किसी में भी नहीं है, और खोले गए सिर्फ 2 टेंडर, 32 तक टेंडर हमारे पास साक्ष्य है। मैन आरोप सोनू त्यागी पर लगाते हैं और ऊपर से हमारे नाम की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। उनका ये आरोप है कि धक्का मुक्की की गई है, मुझे मारने को चढ़े हैं, लेकिन मैं भी उस टाइम पे वही कमरे में अंदर बैठा हुआ, कमरे में कैमरा लगा हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग निकाल ली गया, मैं वही बैठा हुआ हूँ, मैं भी वही बैठा हुआ हूँ। और अगर उस आदमी को, मतलब जिस आदमी ने अपना टेंडर पूछा, मेरा टेंडर कहाँ है जी, उस जिन्हें टेंडर दिए गए हैं, ये मारने पीटने को तैयार हो गया। अगर मैं ना हो तो साथ उसे पीट के भी गए। अध्यक्ष जी बैठे हुए थे, मैं अपनी निविदा पूछी, मेरी निविदा कहाँ है, तो उन्होंने मेरे लारे बदतमीजी करी और धक्का मुक्की करी है। मुझे उन्होंने अपशब्द बोल रहे, मैं विकलांग आदमी हूँ, मैं भी टेंडर डाल रखे हैं, मेरा टेंडर भी उठा के एक तरफ फेंक दिया उन्होंने। आपने तहरीर दी? जी। रुड़की रेलवे स्टेशन परिसर में बने एक मंदिर के भीतर दूसरे मंदिर के निर्माण पर रेलवे प्रशासन ने रोक लगाई है। मंदिर का निर्माण कार्य रुकवाने पहुंची रेलवे की टीम का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। लोगों के विरोध के बाद स्टेशन अधीक्षक मौके पर पहुंचे और गुस्साए लोगों से बात की। इस दौरान उन्होंने लोगों को 8 दिन के भीतर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने की बात कही। और मंदिर में आपको पता है कि मूर्ति स्थापना जैसे जैसे चाहते हैं, एरिया बढ़ता है, साफ होती है जगह, तो उसी हिसाब से मूर्ति स्थापना होती रहती है। तो इस बार भी यहाँ के लोगों ने यहाँ पर खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना को लेके अपना एक, जो आपने देखा होगा, तैयार कर दिया है, उसमें स्थापना होनी थी। उसमें क्या है, कुछ लोगों द्वारा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया गया था, जिसकी वजह से आज ये जीआरपी के जो है अधिकारी आए थे यहाँ पर, उनसे बातचीत हो गई है और जल्दी ही 1 हफ्ते का समय मिला है और जल्दी ही इसको काम को पूर्ण करके अपना यहाँ पर मंदिर की स्थापना कर ली जाएगी। तो क्या कुछ जेसीबी आई थी
जो उसमें जेसीबी उधर से चल रही थी, फिर यहाँ के लोगों ने, मैं तो था नहीं, भाई साहब लोग थे, तो उन्होंने पूरा जबरदस्त विरोध करा, जिससे जेसीबी फिर वहां से हटाकर वो पीछे की तरफ लाए। भाई साहब लोगों ने वहां से भी विरोध करा, फिर वो जो है वापस जेसीबी ले गए हैं और 1 हफ्ते का समय मिला है इस पे। तो क्या इस एरिया बिल्कुल तोड़ने आए थे, स्थापना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा स्थापना नहीं होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, मंदिर है वहां स्थापना होगी, और मंदिर तोड़ेंगे, मंदिर पे जेसीबी चलाएंगे तो सबसे पहले हम लोग खड़े होंगे, हमारे ऊपर जेसीबी चलेगी, तब जाके इस मंदिर पे जेसीबी चलेगी। क्या कहना है उनका, क्यों निर्माण नहीं होने दे रहे वो? ऐसा है, देखो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, उनका क्या कहना है, उन्होंने विरोध करा, हमारा काम था कि समझाने का, हमने समझाया भी, और नहीं समझ आया उन्होंने जेसीबी बुलाई, हमने बात कर लिया, 1 हफ्ते का समय है, बाकी आपस में बैठ के या जैसे भी है हम कर लेंगे। निर्माण होके रहेगा, 15 यहाँ निर्माण होके रहेगा। निर्माण तो 101% होगा, मंदिर की जगह, मंदिर में अगर निर्माण नहीं होगा तो कहाँ होगा? बाकी गौ माता हमारी है, गौ माता भी हमारी यहीं रहेगी, गौ माता भी नहीं जाएगी। की भूमि पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, उसको हम लोगों ने रुकवा दिया था, लेकिन आज उसको हम लोग तोड़ने के लिए गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने उसमें विरोध कर रहे हैं ये, और इन्होंने जो है 1 सप्ताह का समय मांगा जो है, किस चीज का समय? कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम इसको हटा लेंगे। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।